नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको बताएंगे सीएम योगी की मां पर बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर ला दी है। ये विवाद अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन, पुतला दहन और पुलिस में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। योगी जी के खाते थे। राजधानी लखनऊ सहित कई इलाकों में फिर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। वीवीआईपी गेस्ट हाउस, नगर निगम अलीगंज, आलमबाग और गोमती नगर जैसे प्रमुख इलाकों में ये पोस्टर नजर आए, जिसमें मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि अब तक यूपी में 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे वो एटा हो या और दूसरे जनपद हो, वहाँ भारी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई तहरीरें आई हैं, एफआईआर हो रही है मौलाना के खिलाफ। और खुद जिस तरीके से हिंदू समाज, संत समाज और उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, वो अब गुस्सा उनका सड़कों पर उतर आया है। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक सुरेंद्र मैथानी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज होगा। उनकी मां पर टिप्पणी करना, इससे पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं, पूरी जनता और हम सब लोग भी आहत हैं। वो तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कानून का सहारा लेते हैं। एफआईआर तो अभी इन पे हजारों की संख्या में लोग कराने जा रहे हैं। वहीं एटा जिले में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए एनएसए लगाने की मांग की। साथ ही में मौलाना पे रासपा के तहत कार्रवाई की मांग करता है हमारा पूरा समाज, जिससे कि भविष्य में इस तरह का कोई भी मौलाना इस तरह की घटना करने के लिए या कोई कल्पित शब्दों के लिए आगे के लिए ऐसी एक नजीर पेश हो कि इन लोगों के मुंह बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाएं। पुलिस इस मामले में सक्रिय है और अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। ये विवाद धार्मिक भावनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़ा होने के कारण और भी संवेदनशील बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम की कथित अभद्र टिप्पणी के बाद पूरे प्रदेश भर में गुस्से का माहौल है। दर्जनों थानों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब मौलाना को गिरफ्तारी का भी डर सताने लगा है। ग्राम तक योगी जी की पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। अब्दुल्ला सलीम को कल जेल हो जाए तो फिर फेसबुक के ऊपर सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे मैसेजेस करेंगे। और एहतजाज होता है तो कहां होता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैदान में निकलकर हम एहतजाज करने का सिस्टम नहीं जानते। योगी जी की माता का गोश्त, योगी जी की अम्मा का गोश्त, मैंने ये लफ्ज बोला है तो योगी जी की अम्मा रियल में उनका गोश्त नहीं, मेरा मकसद था गाय माता का गोश्त। तो वो अल्फाज के इस्तेमाल में कुछ अगर चूक हुई है तो मैं ये कहूँगा उन लोगों को जिनको तकलीफ पहुँची है, भाई मुझे खुद इस पर पछतावा है। और मुझे अफसोस भी होता है कि एक 2 साल पुराना वीडियो अभी चलाकर एक बहुत बड़े तबके के बीच में एक भ्रम फैलाते हैं, वर्गलाते हैं, उनको सड़कों पर लाते हैं। संसद में आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि संसद में किसी सदस्य को विशेषाधिकार नहीं। राहुल गांधी के सदन में बर्ताव पर भी निशाना साधा। सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है। और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है।
अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं माननीय, ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on with that. I will request. You are provoking. मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अब आपको वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिन घटनाओं का आज स्पीकर के खिलाफ आए विश्वास प्रस्ताव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया। पहली 2 तस्वीरें 20 जुलाई 2018 की हैं, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गले वो लगे और फिर सदन में अपनी जगह बैठने पर उन्होंने साथी सांसदों की तरफ देखकर एक आंख बंद की। तीसरी तस्वीर है 9 अगस्त 2023 की। राहुल पर आरोप लगा कि उन्होंने सदन में फ्लाइंग किस जैसा इशारा किया। बढ़ते आगे, लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा के लिए धर्म युद्ध का कार्यक्रम किया। जहां गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौरक्षा के लिए बड़ा संकल्प महासभा का दावा किया गया था, लेकिन पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जबकि कांग्रेस ने भी अविमुक्तेश्वरानंद के इस कार्यक्रम को समर्थन दिया था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के कांचीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी से शुरू हुई ये यात्रा रायबरेली, सीतापुर, हरदोई जैसे जिलों से गुजरते हुए यहाँ पहुंची। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ माता की रक्षा और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर ये अभियान चलाया, लेकिन पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी दिखी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा राजधानी लखनऊ में गौ संरक्षण, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर एक शंखनाद करने का ऐलान किया गया था, जिसका शंखनाद किया जा चुका है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिकांश जो कुर्सियां हैं वो जो है खाली नजर आ रही हैं। इसमें भी अब आप देख रहे हैं कि जितने भी ये दावा किया गया था कि हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन आप नजारा देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम की 70% कुर्सियां अभी भी खाली है। जिन हजारों साधु संतों और गौ भक्तों की मौजूदगी की बात की जा रही थी, वे नजर नहीं आई। पंडाल में खाली सीटें और कम भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम फ्लॉप साबित हुआ, जबकि कांग्रेस जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन भी दिया था। शंकराचार्य जी ने जो बात उठाई है वो पूरी तरीके से जायज है। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और पूरी तरीके से हम सब लोग उनके साथ हैं। और इस जो उनकी बात है वो जायज है और इस प्रदेश में पूरी तरीके से गौ हत्याएं हो रही हैं। शंकराचार्य के इस अभियान पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वैचारिक संघर्ष जनता तक पहुंच पाया या नहीं। कार्यक्रम में भीड़ की कमी ने इस अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं धर्म युद्ध में कम भीड़ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी शुद्ध दूध की दुकान है, इसलिए भीड़ कम है। शराब की दुकान होती तो ज्यादा भीड़ यहाँ पर होती, ऐसा भी उन्होंने कहा। भीड़ शराब की दुकान में होती है कि दूध की दुकान में, बताओ। ज्यादा भीड़ कहाँ है? तो ये शराब की दुकान है कि यहां भीड़ हो जाए? यहां ज्यादा भीड़ हो जाती तो इसका मतलब था शराब की दुकान। ये कम भीड़ है, इसी से पता चल रहा है ये शुद्ध गाय के दूध की दुकान है। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिससे पहले बीकेटीसी की बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर कई फैसले लिए गए हैं।
जिसमें इस साल से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब धामों की पारंपरिक मर्यादा को देखते हुए यहां गैर सनातनी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा कि नए नियम के तहत इस साल बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में और गर्भगृह में गैर सनातनी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों का पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर आज बोर्ड में पूरी तरह से ध्वनिमत से पारित हो गया कि हमारे जो दोनों धाम हैं और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर हैं उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रकार का जो ये पाबंदियां हैं एक बड़ा कदम इसको हम मानते हैं और आगे अगर हम तीर्थ पुरोहितों की इसमें सहयोग की जरूरत होगी तो हम भी पूर्ण रूप से इसका सहयोग करेंगे। बहुत सालों से गैर हिंदुओं पर जो इन लोगों ने सिंह द्वार से अंदर के लिए उन लोगों ने कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। हम डिमरी धार्मिक पंचायत की ओर से समस्त पंडा पुरोहितों की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं इस फैसले का। BKTC के अध्यक्ष का कहना है कि BKTC सिर्फ मंदिर परिसर और गर्भगृह के दायरे में इस फैसले को लागू करवाएगा और धामों के आसपास चल रहे कई गैर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का कारोबार पर इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, मंदिर समिति, श्री बद्री केदार मंदिर समिति का जो दायित्व, जो कर्तव्य है वो मंदिरों के अंदर हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा व्यवस्थाएं हैं और मंदिर परिसर के बाद में वो हमारी जिम्मेदारी होती है। उससे पहले उस रूट पर बहुत सारी चीज़ों का रहता है। उसको लेकर क्या है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वो मंदिर का गर्भगृह और मंदिर परिसर है, उसको लेकर हमारी जिम्मेदारी और उसी को लेकर लंबे समय से आवाज भी उठ रही थी। इसी के साथ BKTC की बैठक में 4 धाम यात्रा को लेकर कई फैसले लिए गए, जिसमें धामों में निर्धारित दूरी तक मोबाइल फोन के बैन किए जाने का फैसला भी शामिल है। साथ ही ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति शिविर कार्यालय खोलने पर भी बातचीत हुई। देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। महोबा जिले में जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने के बाद अब खुद गांव में जाकर योजना का रियलिटी चेक किया। मंत्री जी के आश्वासन के 38 दिन बाद भी हालात नहीं बदले हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। महोबा जिले के चरखारी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन की बदहाली अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कई गांवों का दौरा किया और पाया कि जिन गांवों को पूर्ण संतृप्त घोषित किया गया है वहां घरों के बाहर पाइपलाइन पड़ी है, लेकिन नलों पर टोटियां तक नहीं लगी हैं। पानी की सप्लाई नदारद है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों जो है विभागीय अधिकारी अंधों की तरह काम कर रहे हैं, क्यों अंधों की तरह बातें कर रहे हैं। मंत्री वादा पूरा नहीं कर पाए 30 दिन का। नहीं, देखिए तो आप अपने कैमरे से दिखाइए कि मंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं किया, मगर जो हम देखने आए हैं उस हिसाब से देखने में लगता है कि अधिकारी उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि अधिकारी झूठे आंकड़े पेश कर मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की SIT जांच कराने की मांग की है। लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बड़े लड़ैया हैं यहाँ के लोग, कैसे लड़ेंगे लड़ाई पूरी मामले? देखिए, महोबा वालों की तो कहावत है, मोहबे वाले बड़े लड़ैया हैं, इनकी मार सही न जाए, एक को मारे तीसरा। महोबा में ये विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी अब असम में भी चुनावी ताल ठोकने जा रही है। इसके पीछे क्या है सियासी मकसद? समाजवादी पार्टी क्या इस बहाने खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ख्वाब देख रही है? समाजवादी पार्टी के सामने क्या है इसके सियासी विकल्प? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी विभिन्न प्रदेशों में जिस तरह से भाग ले रही है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाह रही है।
यूपी के बाहर सपा की मौजूदगी सीमित है। पार्टी के भले ही महाराष्ट्र में 2 और गुजरात में 1 विधायक हों, लेकिन ये संख्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कड़ी में सपा ने असम विधानसभा चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। तमाम जगहों पे, मुंबई तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कभी नहीं मिला। पिछले कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी ने ये तय किया कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और राष्ट्रीय फलक पर जो समाजवादी विचारधारा है उसको फिर से गति देंगे। वर्तमान में लोकसभा में सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। असम के बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, ताकि इन राज्यों के वोट प्रतिशत का इस्तेमाल राष्ट्रीय पार्टी बनने में किया जा सके। आसाम का चुनाव जो साथ है या पहले है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए, अपना सहयोग करने के लिए समाजवादी पार्टी आसाम जा रही है और आसाम में सत्ता परिवर्तन होगी। इस बार का विस्तार साफ तौर से दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों तक अपनी पहुंच बनाकर खुद को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे तर्क यही माना जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में अपने वोट फीसद को बढ़ा करके समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद मिले परिणाम से उत्साहित होकर के खुद को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में शामिल करवाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर और नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने बलरामपुर के विकास कार्यों को लेकर बैठक की। आज रात सीएम योगी शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में रुकेंगे। गुरुवार को सुबह मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। सीएम योगी के बलरामपुर दौरे की 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं 3 तस्वीरें निर्माणाधीन परिसर का जायजा लेते हुए पहले नजर आए। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में भी गए और विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में गए हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला दिया है। कोर्ट ने एम्स से रिपोर्ट मंगवाई थी। गाजियाबाद के रहने वाले अशोक राणा ने अपने बेटे हरीश राणा के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये फैसला दिया। कोर्ट ने एम्स से हरीश की रिपोर्ट मंगवाई थी। एम्स ने कहा था कि उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने हरीश राणा के पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी थी। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोका जाता है, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले अशोक राणा ने अपने 32 साल के बेटे हरीश राणा के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। हरीश राणा जो कि अपने परिवार के साथ इसी सोसाइटी में, राजनगर एक्सटेंशन की इसी सोसाइटी में रहते हैं, तकरीबन 13 साल पहले उनका चंडीगढ़ में जब वो अपनी कोचिंग कर रहे थे उसी दौरान वहां 4थी मंजिल से वो गिरे और तभी से ही वो वेंटिलेटर पर थे और अचेतावस्था में थे। जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको रिमूव कर देंगे और जितने दिन उसके बाद वो जी सकेगा जिएगा। हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। साल 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा पड़ गया, जिससे वो कोमा में चले गए। वो ना कुछ बोल सकते थे और ना ही महसूस कर सकते थे। क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े। तो हम चाहते कि सबका भला हो। इस अवस्था में मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इतने सालों तक हरीश के परिजन उनके ठीक होने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन खुद हरीश की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। जहां ये उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा था, वहीं इलाज में भी बेतहाशा खर्च हो चुका है, जिससे परिवार आर्थिक रूप से भी टूट गया है। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
अब एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत के कई प्रदेशों में एलपीजी और डीजल पेट्रोल की किल्लत अफवाह चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी लोग किल्लत की अफवाह को देखते हुए गैस एजेंसियों की तरफ रुख कर रहे हैं। अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, उन्नाव, मऊ, प्रतापगढ़, बलिया जैसे शहरों में गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में स्थानीय प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। आला अधिकारी गैस एजेंसियों का जायजा ले रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा जरूरतों को लेकर एक अहम बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यहां पर जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कई शहरों में एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ जुट रही है। तो देख सकते हैं तस्वीरें भी आप, देवरिया में भी भीड़ दिखाई दी लोगों की। गैस गोदाम में तांता लगा हुआ नजर आया तमाम लोगों का। एलपीजी सिलेंडर की कमी की अफवाह से जुड़ी एक हैरान करने वाली तस्वीर बस्ती से सामने आई है। अफवाह के बाद यहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई। गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतार लग गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग खाली सिलेंडर लेकर सुबह 4 बजे से ही कतार में एजेंसी के बाहर खड़े थे। जैसे ही सुबह एजेंसी खुली, ये लोग सिर पर सिलेंडर लेकर अंदर की तरफ भागने दौड़ने लगे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लोगों से अपील करता है कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। एलपीजी बुकिंग के लिए निर्देशों का पालन करें। एलपीजी कमी की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अफवाह सुनकर गैस एजेंसी ना पहुंचे। कंपनियां एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रही हैं। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की जमाखोरी न करें। जमाखोरी न करना ही सच्ची देशभक्ति है।